जी नमस्कार। मैं जी के वर्मा नवजागरण जी के जीएस चैनल में आप सबों को स्वागत है। आज मैं वीडियो जो लाया हूँ ये वीडियो इकोनॉमिक्स का है और पंचवर्षीय योजना। आप कह सकते हैं इसका पहला वीडियो ही मेरा पंचवर्षीय योजना ही था, लेकिन मैं उसको संक्षेप में लक्ष्य कब से कब तक चलाया गया और उसका दर कितना रहा, मॉडल किसने दिया था, मैं उन चीज़ों को और आपातकाल वित्तीय जो आपातकाल लगाए गए थे, अनवरत योजना लगाए थे, उसकी मैंने चर्चा किया था। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो संपूर्ण 12 पंचवर्षीय योजना का। मैं इस वीडियो में 1 से 12 पंचवर्षीय योजना तक आप लोग को पढ़ाऊंगा और ये 12 पंचवर्षीय योजना आपको डिटेल में इस वीडियो में आपको मिलेगा। ये वीडियो मेरा लंबा रहेगा, भले आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है और मैं इसमें 12 पंचवर्षीय योजना डालने वाला हूं। 1 से 12 पंचवर्षीय योजना एक साथ एक वीडियो में आपको मिलेगा, जिससे पूरे के पूरे पंचवर्षीय जो घटना घटी थी, जो योजनाएं चली थी, जो बीच बीच में समस्याएं हुई थी, कौन सी पंचवर्षीय सफल रही, कौन सफल रही, ये सारी चर्चाएं हम आज इस वीडियो में करूंगा। ये 12 पंचवर्षीय योजना के पूर्ण डिटेल आप देखिएगा। वीडियो भले लंबा हो लेकिन आपकी जानकारी इसमें भी आई है। इकोनॉमिक्स का जो रीढ़ की हड्डी मान जाता है पंचवर्षीय योजना, हम लोग पढ़ते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में, वो सभी पंचवर्षीय योजना मैं इस वीडियो में आप लोग को दे रहा हूं। ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपको किसी भी कंपटीशन में, चाहे कोई भी हो, जनरली बीपीएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी या अदर सचिवालय, किसी में भी अगर आप बैठते हैं तो मैं कहता हूं कि इससे आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं। और ये वीडियो रटना नहीं है, इसमें आज समझा करके पढ़ाने वाला हूं, इसलिए लंबा वीडियो होगी तो आप मोटिवेशनली में बना लीजिएगा कि लंबा इतना देख नहीं पाएंगे। और ये लंबे वीडियो आपके लिए रामबाण का भी काम करेगा। मैं पहला ये वीडियो इतनी लंबा दे रहा हूं, तो चलिए आज देखा जाए प्रथम पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले तो हमने पंचवर्षीय योजना की चर्चा कर दिए थे और आप लोग भी इसको पहले पढ़ चुके थे कि पंचवर्षीय योजना कहाँ से शुरू हुआ। वर्ल्ड में स्टालिन के द्वारा शुरू की गई, भारत में 1991 में पीसी मालोनिस के सहयोग से आया। पंचवर्षीय योजना को तो तैयार करता है एक समिति है, ये योजना आयोग होती है, योजना आयोग। योजना आयोग इसको तैयार करने का ऑथराइज दिया जाता है और राष्ट्रीय विकास परिषद इसको अंतिम स्वीकृति देती है, अंतिम स्वीकृति देती है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद यहां हम लिख देते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो याद रखिएगा जो 1952 ईस्वी में स्थापना हुई थी और योजना आयोग जो 1950 ईस्वी में। तो आपको कंफर्म होनी चाहिए कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना को जो उसकी मॉडल, उसको तैयार करने का, किन क्षेत्रों में कितना % विकास रखा जाए का लक्ष्य, जिसमें आने वाला हमारा समस्या देश की हल हो सकती है और देश में किन किन चीज़ों की कमी है, उसको सबसे पहले ऊंचे स्थान पर रखा जाए, उसे प्राथमिकता दी जाए। ये सारी जो अंतिम निर्णय लेती है वो राष्ट्रीय विकास परिषद, लेकिन इसकी जो स्वीकृति, इसको जो तैयार बनाता है वो योजना आयोग, और दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको याद रखना होगा कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। तो जिस अवधि में हमारा वित्तीय वर्ष होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उसी अवधि में
हमारा पंचवर्षीय योजना भी शुरुआत और अंत होती है। ठीक है, तो शुरुआत हमारा हर पंचवर्षीय योजना ईस्वी जो भी रहा जाए, लेकिन डेट आपका 1 अप्रैल से ही शुरू होगी। तो प्रत्येक यानी 1 से 12 पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ होती है और 31 मार्च को अंत होती है, लास्ट होती है, समाप्त होती है, चाहे ईस्वी जो भी रहे। ठीक है, और अब तक पंचवर्षीय योजना जो 12 बने और 12 बीत चुके, और इससे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगी। सबसे वीवीआई आप ये वीडियो को मानिए, और थोड़ा सा परेशानी होगी, लेकिन वीडियो आप देखिए पूरा। आपको वीडियो देखने से मेरा मानना है कि आपको कोई बुक, कोई किताब, कोई कॉपी आपको अध्ययन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सा लगे रहिए। तो चलिए आइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना मैंने यहां दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है, कब तैयार हुआ और किसने तैयार किया। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना देखिए, हमने लिखा 1 अप्रैल से 31 मार्च। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चला। 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चला। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का अवधि थी, और 1951 ईस्वी में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरुआत की गई थी। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कि भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 1951 ईस्वी में कब हुई, 1 अप्रैल से शुरू होती है, और सारे पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना को तैयार कौन करता है, योजना आयोग, और अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। क्लियर। तो पहला रखिएगा, पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चला। ठीक है, लेकिन प्राथमिकता मैंने बताया था कि जो जरूरत होती है, सबसे अधिक जरूरत, उसे शीर्ष स्थान पर रखा जाता है। तो सबसे पहला उस समय जब देश स्वतंत्र हुई थी और देश की समस्या पहले थी रोटी। आपको मालूम है, जीवन को जीने के लिए मूलभूत 3 चीज आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज सबसे पहले, आज के दौर में अगर लॉकडाउन हुआ था देश में, तो देश ही नहीं विदेश को अगर देखा जाए तो लोग 3 ही चीज याद किए। पहला रोटी जो खुला हुआ था, कपड़ा वस्त्र पर होनी जरूरी था चाहे जो भी हो, मकान जो हमारे हर प्रकार की सुरक्षा, कोरोना जैसे वायरस को भी सुरक्षा प्रदान किया। तो ये रोटी, कपड़ा, मकान जो मूलभूत इंसान की जरूरत है, ये समस्या देश की स्वतंत्रता के बाद बहुत बड़ी समस्या थी। और यही कारण था कि इस पंचवर्षीय योजना में कृषि को मुख्य प्राथमिकता दी गई, और इससे जुड़े हुए जो सिंचाई की व्यवस्था, भले सिंचाई में उतनी डेवलप देश ना किया हो, और आज भी सिंचाई में देश में मैंने बताया है कि जितना खेती भूमि है उसमें मात्र 35% कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था है। लेकिन दौर उसी समय शुरू हो गई थी, पंचवर्षीय योजना के दौर में ही शुरू हो गई थी सिंचाई का व्यवस्था और कृषि। तो देखिएगा, प्राथमिकता प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और सिंचाई था। क्लियर। जो कि 35% वर्तमान में जो है कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था देश में है। अब है विकास लक्ष्य। यह रखा गया था कि एक जो 5 वर्षों में जो प्रति वर्ष विकास होगी वो कितना होगा, तो जितना चल रही थी, जितना इनकम आ रही थी, जितना राष्ट्रीय आय था, जितना जीडीपी था, उसका 2.1% वृद्धि होगा। यह रखा गया था कब, प्रथम पंचवर्षीय योजना। लेकिन विकास दर हमारे सोच से अधिक रहा, काफी अधिक रहा। हम कह सकते हैं कि हम किसी प्रकार के लक्ष्य बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, हम जब सुबह निकलते हैं या हमारे पापा जी, भैया जी निकलते हैं काम करने के लिए, तो उनका लक्ष्य रहता है कि मैं दिन भर काम करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा तो 400-500 रुपया कमाऊंगा। एक लक्ष्य हुआ। शाम में जब लौटते हैं तो उनका
उनका लक्ष्य वही 400, 500, कभी 550, कभी 350, कभी 600, तो कभी 300 भी हो जाती है। तो लक्ष्य के समथिंग हो गया ठीक है, लेकिन लक्ष्य कभी कभी ऊपर भी होता और कभी लक्ष्य नीचे हो जाती है। अगर हम 400 लक्ष्य रखे हैं और हमें 300 ही प्राप्त हुआ इनकम, दिन भर की कमाई, तो लक्ष्य से नीचे रहा, ठीक है ना। और अगर हम 400 रखे और हमें 500 ही, तो लक्ष्य से ऊपर। तो ये कहते हैं कि मैंने लक्ष्य रखा 2.1, लेकिन विकास जो दर रहा वो रहा 3.6%, यानी यह कह सकते हैं सफल, लक्ष्य से काफी अच्छा, काफी अधिक, ठीक है ना। इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि विकास दर प्रथम पंचवर्षीय योजना में अच्छा रहा, लक्ष्य से हम लोग का अच्छा रहा। भले देखने में लगता है कि छोटा रकम है, 2.1 रखा गया था, तो इसके अलावा तो हमारा इनकम भी तो, परसेंटेज भी तो देखा जाए तो जो रखे गए थे उसके अनुसार ये काफी अधिक था। तो अगला चलते हैं, इसका मॉडल, विकास दर समाप्त, विकास दर भी समाप्त आपका प्रथम का। मॉडल चलते हैं, तो प्रथम पंचवर्षीय में जो मॉडल दिया था ये तो आपको याद होगा, हेराल्ड-डोमर मॉडल। मैंने पहले भी इसके पहले वीडियो में मैंने भी बताया था, जो नहीं देखे हैं वीडियो जाकर देख ले सकते हैं, ठीक है ना। हेराल्ड-डोमर मॉडल, जिसको प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल देने का विषय था। साथ ही कहते हैं मैंने रखा था कि प्राथमिकता को कृषि रखा था, ठीक है, और सिंचाई रखे गए थे। तो कृषि और सिंचाई प्राथमिकता थी, तो कृषि सिंचाई के साथ साथ हमें कुछ योजना बनाना था जिसका नाम दिया गया था बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना, उसी समय भाखड़ा नागर परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये 3 ऐसे बांध बनाए गए थे जो बहुउद्देशीय परियोजना का एक मूल ढांचा था। अब आप कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना है क्या, जिसमें बहुत सारे, एक ऐसा काम आप करते हैं, एक ऐसा योजना बनाते हैं जिसमें बहुत सारे, उसमें एक ही काम में 2, 3, 4 उसमें आ जाती है लाभ का योग। तो कहा जाता है कि जो बहुउद्देशीय परियोजना आया, तो भाखड़ा नागर परियोजना जो बांध बनाए गए थे, तो बांध से पहले तो हुई सिंचाई की व्यवस्था, जो हमारा ये लक्ष्य था ये पूरा हो रही है। सिंचाई अगर अच्छी होती है तो खेती अच्छी हो जाती है, ये क्लियर हो गई। दूसरा है कि बांध से जो हम भी जो है पानी को संचित रखते हैं, काफी मात्रा में जल, करीब करीब लाखों टन के जो जल संचित रहते हैं उस पर हम लोग बिजली उत्पन्न करते हैं। तो दूसरा फायदा हमें बिजली का हो गई, पहला सिंचाई, दूसरा बिजली। तीसरा जो फायदा होती है वो उससे पर्यटक के रूप में, यानी पर्यटक भी उसमें आवागमन होते हैं, तो तीसरा फायदा पर्यटक में हो गई। और साथ ही साथ इसके अलावा हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के बांध से हमें मत्स्य बहुत बड़े मात्रा में भी जो है न पालन करने का एक मौका मिलता है, जो है राष्ट्र स्तरीय। तो इस तरह से योजना बनाई गई थी, भाखड़ा नागर परियोजना, नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना। तो ये 3 जो है बांध इसी पंचवर्षीय योजना में, यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बनाए गए थे। क्लियर? तो आ देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय भाखड़ा नागर, दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध, ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही बनाए गए थे। नेक्स्ट कहते हैं कि जो राष्ट्रीय आय था, उस राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई थी, तो 18% की वृद्धि हुई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। यहाँ भी देख रहे हैं कि विकास लक्ष्य कुछ और रखे, लेकिन विकास दर कुछ अच्छा रहा, काफी अच्छा रहा। और हम कहते हैं राष्ट्रीय आय जो है 18% के समथिंग रहा, और प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि हुई वो 11% वृद्धि हुई। यानी राष्ट्रीय आय वृद्धि 18%, यानी 100 में 118, यानी 18% की वृद्धि हुई, और प्रति व्यक्ति आय भी 11%, ये 5 वर्षों में हुई। साथ ही साथ कहते हैं एक चीज चिंताजनक था, वो ये था कि सार्वजनिक जो उद्योग था उसमें कुल राष्ट्रीय आय का मात्र 6% ही खर्च किया गया था, मात्र 6%, जो एक चिंताजनक का काम था, क्योंकि ये थोड़ी सी बढ़ना चाहिए जिससे सार्वजनिक क्षेत्र, आम जनजीवन का, औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना। ये पहला है, दूसरा हम देखते हैं। ये पहला खत्म,
क्लियर हो गई। यानी पहला पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 ईस्वी समाप्त हुई। प्राथमिकता कृषि उद्योग को दी गई। विकास लक्ष्य 2.1 रखा गया। विकास दर 3.6 रखे गए हैं। ठीक है ना। मॉडल हेराल्ड ओवन मॉडल के द्वारा दी गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्ययन है, जिसमें भाखड़ा नागर, दामोदर घाटी, हीराकुंड बांध बनाए गए थे। साथ में कहते राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई, प्रति व्यक्ति 11%, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में 6% खर्च की गई। क्लियर। दूसरे पंचवर्षीय हम लोग चलते हैं। कहते दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो चला वह भी 1 अप्रैल 1956 ईस्वी से 31 मार्च 1961 ईस्वी। यहां हम 31 मार्च भी कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप याद रखिएगा जो देश का वित्तीय वर्ष है वही पंचवर्षीय योजना की शुरुआत और अंत होती थी। लेकिन पंचवर्षीय योजना जो रखा गया नाम, ये 5 वर्षों के था, इसलिए इसे पंचवर्षीय रखा गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1956 ईस्वी से 31 मार्च 1961 ईस्वी तक चला। क्लियर। कहते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था, देखिए मॉडल यहां लिखे, मॉडल जो था पीसी महालनोबिस, मैंने पहले आप लोग को बता दिया था। ये पीसी महालनोबिस ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और आने वाला समय में आप लोग से पूछ सकती है। ठीक है ना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस के द्वारा दी गई थी। अब आते हैं प्राथमिकता। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता था वो तीव्र यानी तेजी, अधिक गति से औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास। ठीक है ना। प्राथमिकता था तीव्र औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास। अब कह सकते हैं सरल भाषा में कि जो प्रथम पंचवर्षीय में जो गलतियां किए थे, औद्योगिक क्षेत्र पर कम ध्यान दिए थे, उसी को पूरा करने के लिए हम दूसरे पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता जो रखे थे तीव्र औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास। क्लियर। अब कहते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो विकास लक्ष्य रखा गया था वो 4.5% जो विकास लक्ष्य रखे गए थे, यानी मेरा लक्ष्य था कि हम इन 5 वर्षों में 4.5% के दर से वृद्धि करेंगे। लेकिन विकास दर जो रहा 4.21%। ठीक है। यानी थोड़ी सी कम रही लेकिन लगभग रही, इसलिए हम इसको सफल ही मानेंगे। हम इसे असफल नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग सफल ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने 4.5 रुपया रखा लेकिन 4 रुपया 21 पैसा समथिंग हुआ ही। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लगभग में रहा। अब कहते हैं कि भारत में पहली बार जो राज्य स्तरीय खादी एवं ग्रामोद्योग की जो शुरुआत हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1957-58 ईस्वी में देश में राज्य स्तरीय खादी एवं ग्राम उद्योग की शुरुआत की गई थी। ठीक है। कब? 1957-58 ईस्वी में। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ जो प्राथमिकता हमने रखे थे तीव्र औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास, ये देखने को मिला भारत में जब लौह कारखाना की स्थापना भारत में हुई थी। ठीक है। लौह कारखाना की स्थापना की जब बात आती है तो 3 यहां लिखे 3, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला, ये तीनों स्टील प्लांट लगाए गए थे। भिलाई रूस के सहयोग से लगाए गए थे, दुर्गापुर आपको ब्रिटेन के सहयोग से और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। राज्य अगर आप देखना होगा तो आ देखिएगा ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल पड़ता है और राउरकेला उड़ीसा पड़ता है। तो ये 3 जगह जो थे, तीनों जगह स्टील प्लांट लगाए गए थे, लौह उद्योग लगाए गए थे। इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता को विकास का दौर मिले, प्राथमिकता को एक मजबूतीकरण मिले जो हम रखे गए थे। ठीक है। तो आप देखिएगा भिलाई किस देश के सहयोग से स्थापित की गई? तो रूस की सहयोग से। सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई में स्टील प्लांट लगाए गए, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। क्लियर।
मॉडल मैंने बताया कि इसको पीसी महालनोबिस ने दिया था। कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, देखिए यहाँ प्लस की गई, सार्वजनिक क्षेत्र में जो विकास राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय का 24% खर्च किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में मात्र 6%। लेकिन इसी गलतियों को पूरा करने के लिए, आप कह सकते हैं इस गलती को, भूल को, कमियों को दूर करने के लिए यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र में 24% कुल राष्ट्रीय आय का रखा गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। क्लियर? और साथ ही साथ दूसरी पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण, आर्थिक विकास के साथ साथ संचार या यातायात को भी रखा गया था दूसरी प्राथमिकता, जिसमें 28% खर्च किया गया। 28% किसमें? संचार और यातायात, सड़क, रेलवे, हवाई जहाज यात्रा एवं अन्य यातायात पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ में संचार क्षेत्रों में, दूरदर्शन क्षेत्रों में उस समय क्रांति आई थी, और अन्य जो हमारे संचार तार के क्षेत्र है, इन सबों में जो डाक का प्रभुत्व बढ़ा, इस सभी क्षेत्रों में दूसरी पंचवर्षीय योजना में रंग लाया। और यह महत्वपूर्ण यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाती है। ठीक है, तो हम पंचवर्षीय योजना में सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनता है, अगर हम थोड़ी सी ध्यान दें तो क्लियर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग देखेंगे कि कब से कब तक प्रारंभ हुई। तो वही डेट रहेगा, एक डेट वही रहेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, लेकिन 1961 से 1966, 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला। ये पंचवर्षीय योजना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल दिया था, मैंने पहले इसके पहले वाले वीडियो में बताया, लेकिन यहाँ फिर भी पुनः लिखा हूं कि सुखमय चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर सैंडी मॉडल पर आधारित था। प्रोफेसर सैंडी मॉडल, जो भी आप देखिए, दोबारा देख लीजिएगा। सुखमय चक्रवर्ती तीसरी पंचवर्षीय योजना और प्रोफेसर सैंडी मॉडल। ठीक है, और प्रथम में हेराडोमर, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा सुखमय चक्रवर्ती एवं प्रोफेसर सैंडी मॉडल पर आधारित था। अब कहते हैं प्राथमिकता, इसकी जो प्राथमिकता दी गई थी वो आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता देना। ठीक है ना, यानी देश की अर्थव्यवस्था विदेशों पर आश्रित ना होकर आप अपने देश पर ही अपने दैनिक एवं आर्थिक स्थिति में जो भी हमारा उपभोक्ता या उपयोग योग वस्तु है वो देश के अंदर उत्पादन हो। इसके लिए गतिशील लाने का काम किया ये तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था और आर्थिक गतिशील लाने का एक लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं विकास लक्ष्य। जो विकास लक्ष्य रखे गए थे वो 5.6%। ये विकास लक्ष्य था कि मैं 5 वर्षों में 5.6% हर क्षेत्रों में जीडीपी हो या अन्य क्षेत्र में हो, वह विकास राष्ट्रीय आय में हो, उसमें विकास कितने हो सकती है। लेकिन ये असफल रहा। आप देख सकते हैं कि विकास दर 2.8% ही रहा, यानी कह सकते हैं यह पूर्ण रूप से असफल रहा। अब ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 5.6 रखा गया था विकास लक्ष्य, लेकिन विकास दर 2.8 ही रहा, यानी आप अनुमान लगा ले कि लक्ष्य से दर कितना कम रहा। अब है कि कम होने का कारण क्या क्या था? कम होने का कारण था, यानी असफल होने का कई कारण थे। पहला कारण था भारत चीन युद्ध, यानी 1962 ईस्वी में जब चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया, तो ये पहला कारण था जो भारत की अर्थव्यवस्था को चरमराने का काम किया। भारत की अर्थव्यवस्था को जो है कम और औद्योगिक क्षेत्रों को भी हानि पहुंचाने का काम किया। तो ये पहला 1962 का डेट है। दूसरा है डेट 1965 ईस्वी का, भारत और पाक। आपको पता है
कि भारत और पाकिस्तान 1965 ईस्वी में पहला जो युद्ध लड़ा, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। यह युद्ध भले ही भारत जीता, लेकिन अर्थव्यवस्था भारत की जो उस समय दयनीय हो गई। तो ये दो कारण से बना। तीसरा कारण हम यहाँ और बता रहे हैं कि 1965-66 में मानसून का असफल होना, यानी भारत में नियमित वर्षा ना होना, नियमित मानसून ना आना, ये भी 1964-65 और 65-66 ये 2 वर्षों का ये बहुत बड़ा जो है प्राकृतिक आपदा एक तरह से कह सकते हैं। यह भी तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल करने का किया। साथ ही साथ इन तीनों के अलावा हम चौथा एक और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। भू सुधार, भूमि सुधार में भी उस समय राजस्व के भूमि सुधार में भी कमी था। उस कमियों को दूर करना ये बहुत जरूरी था, जो कि दूर उस समय तक नहीं हुई थी। तो ये सभी कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना का असफल होने का कारण। और आप याद रखिएगा कि अब तक का सबसे असफल पंचवर्षीय योजना तीसरी रही। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं इसी पंचवर्षीय योजना में, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट लगाए गए थे 1964 ईस्वी में। 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, आपको मालूम होगा कि बोकारो जो स्टील प्लांट लगाए गए थे, यह भी रूस के सहयोग से लगाए गए थे। किनके? रूस के सहयोग से, यानी सोवियत संघ रूस के सहयोग से लगाए थे 1964 ईस्वी में। और ये चौथा जो है स्टील प्लांट विदेशों के सहयोग से लगाए गए थे। नेक्स्ट आते हैं जून 1966 ईस्वी। देखिएगा पांचवा ये भी कारण बन रहा है सर जी। जून 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन होना, जो कि इस पंचवर्षीय योजना के समाप्त की बात है, यानी 31 मार्च को समाप्त हो जाती है। और इस योजना जो असफल रहता है, इसके बाद अनवरत योजना अवकाश लगाए जाते हैं। और योजना अवकाश जो लगाए जाते हैं वो एक वर्ष के लगते हैं। कहते हैं उसी दरमियान, उसी वर्ष मुद्रा का अवमूल्यन देश को सुधारने के लिए कोशिश किया जाता। और ये पहली बार मुद्रा का अवमूल्यन 1949 ईस्वी में हुआ था। ये एग्जाम में कई बार पूछेगा सर जी कि मुद्रा का अवमूल्यन पहली बार भारत में कब हुई थी? 1949। और दूसरी बार जून 1966 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ आपको समझ में नहीं आता होगा कि अवमूल्यन है क्या? मुद्रा का जो अवमूल्यन, तो ये अवमूल्यन जो एक शाब्दिक अर्थ है, और यह हमें बताता है कि किसी भी देश अन्य देशों की अपेक्षा अपने देश की मुद्रा को नीचे गिराना, जानबूझकर नीचे गिराना। इसका कारण है कि जो है देश की वैश्विक आयात निर्यात का बढ़ावा हो, तो ये अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है। और यह भी जो है ना भारत को उजागर करने के काम जो एक वर्ष के लिए कैसे किया जाए, इसके लिए लगाया गया था। याद रखिएगा। कहते IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। 1964 ईस्वी में स्थापना हुआ IDBI, यानी आप कह सकते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना। हमें तो लगता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जाम में कई क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। मॉडल किसने दिया? सुखमय चक्रवर्ती, प्रोफेसर सैंडी मॉडल। अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, और जो है ना आर्थिक गतिशील देना, विकास दर 5.6%, विकास दर 2.8%। और यह सफल रहा, सबसे सफल रहा। इसका कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, मौसम यानी मानसून का सफल होना, मौसम का परिवर्तन होना, भू सुधार। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय में बोकारो स्टील प्लांट लगाए गए। साथ ही साथ मैं यहाँ भी दिया हूँ कि जून 1986 में मुद्रा अवमूल्यन हुआ और पहली बार 1949 हुआ, और 1964 ईस्वी में IDBI की स्थापना हुई। 1964 में एक और क्वेश्चन बिहार से बनती है, जिसको आपको कई बार पूछ चुका होगा। 1964 ईस्वी में रूस देश के सहयोग से ही
बिहार में बरौनी के नाम सुने हैं, तेल रिफाइनरी, तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी। तेल परिष्करण केंद्र की स्थापना बिहार में बरौनी में 1964 ईस्वी में हुआ था, रूस देश के सहयोग से। याद रखिएगा। और आपको यह भी याद रखना होगा कि वर्तमान में पूरे भारत में कुल 18 तेल रिफाइनरी है, तेल परिष्करण केंद्र भी है। ठीक है, तीसरा क्लियर, पहला दूसरा तीसरा ये क्लियर हो गई सर जी। आगे हम चलते हैं चौथे पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना क्या है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना रखिएगा 1969 से 1974, 1 अप्रैल 1969 ईस्वी से 31 मार्च 1974। अब कह सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 के शुरू हुई, तीसरी खत्म होती है 1966 ईस्वी में। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि बीच बीच में जो 1966, 67 और 1967, 68 और 1968 जो 69 जो लगाए गए, एक एक वर्ष का योजना अवकाश लगाए गए। जो पहले वीडियो मैंने बताया था, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी आप इसको देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो मैं पंचवर्षीय योजना के नाम से ही डाला हूं, वो आप भी देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण होगी। तो ये योजना अवकाश जो है लगाए गए और इसी बीच के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना भारत सरकार ने स्थापित किया। और आपको मालूम होगा पंचवर्षीय योजना का तैयार योजना आयोग करता है और अंतिम स्वीकृति, अंतिम जो है अनुदान मैंने देने का काम करता राष्ट्रीय विकास परिषद, जो पहली पंचवर्षीय योजना मैंने ही बता दिया था। तो चलिए इसकी मॉडल, चौथी पंचवर्षीय योजना जो मॉडल दिया था अशोक रुद्र ने चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल दिया था और इसके साथ एलन एस मान्य, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चौथी पंचवर्षीय योजना का मॉडल अशोक रुद्र एवं एलन एस मान्य, और इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर की जब बात किया तो मैंने दूसरी भी बताया था कि आत्मनिर्भर, और यहां भी चौथी भी स्थिरता के साथ विकास, यानी स्थिरता यानी अस्थाई के साथ विकास भी करना और आर्थिक विकास जो हो रही है उस पर देश अपना आत्मनिर्भर हो, ये उद्देश्य रखे गए थे। जबकि इसकी प्राथमिकता जो रखी गई थी, हम एक और चीज इसमें जोड़ रहे थे, प्राथमिकता जो रखी गई थी, ये ध्यान दीजिएगा, समाजवादी समाज की स्थापना। उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, जबकि प्राथमिकता जो रखी गई थी वो समाजवादी समाज की स्थापना, यानी दूसरी उद्देश्य हम यह भी कर सकते हैं। ठीक है, कौन? समाजवादी समाज की स्थापना, समाज की एकता, समाज की भावना, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, चाहे जाति हो, धर्म हो, समुदाय हो, इन सबों को एक करने का इसी पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य भी था। ठीक है, तो पहला लक्ष्य उद्देश्य समझ गए, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, और प्राथमिकता समाजवादी समाज की स्थापना। क्लियर? नेक्स्ट, विकास लक्ष्य। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो विकास लक्ष्य रखे गए थे 5.7%, 5.7%, जबकि विकास दर रहा 3.3%, यानी आप कह सकते यह भी असफल रहा, यह पंचवर्षीय योजना भी असफल रहा, हम कह सकते हैं। अब इसका भी कारण मैंने लिखा कि मौसम का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना, साथ ही साथ बांग्लादेशी जो शरणार्थी थे वो भारत में आगमन, एक नहीं लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारत आगमन किया, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमराया उस समय की। आप जानते होंगे कि 1971 ईस्वी में उस समय भारत और पाक युद्ध हुआ था। उसी 1971 ईस्वी में जो रूस हमारे देश को सपोर्ट पूर्ण रूप से की थी। 1971 में भारत पाक युद्ध, जिस समय बांग्लादेश का गठन हुआ, यानी
पक्ष जो है पूर्वी पाकिस्तान बना। पश्चिमी पाकिस्तान पहले था, पूर्वी पाकिस्तान इसको बना जो बांग्लादेश के नाम से जाना गया। इसकी राजधानी ढाका है और यह 16 या 17 दिसंबर हम कह सकते हैं इसका गठन, इसकी आज़ादी जो हम मान सकते हैं, लेकिन उसी डेट में ये सफलता हासिल किया। नेक्स्ट आते हैं कि जो उद्देश्य थी स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता और विकास, जो इन सब क्षेत्रों को देखने के कारण देश में पहली बार 14 बैंकों का, जो छोटे छोटे बैंक थे वो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 ईस्वी को ये घटना है। यह देश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की गई थी। उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आरबीआई ने इसको किया, क्योंकि किसी भी बैंक का जो गठन करता है, राष्ट्रीयकरण करता है, राष्ट्रीयकरण का अधिकार जो है वो आरबीआई के पास है। आरबीआई ने किया था 1969 ईस्वी में, और कहते हैं वैसे बैंकों किया जो 50 करोड़ व्यापार, उस समय 50 करोड़ से अपना इंडस्ट्री, अपना व्यापार, अपनी जो है न बैंक को चला रहे थे, जिनकी 50 करोड़ से अधिक टर्न था, उन्हें ही राष्ट्रीयकरण का दर्जा में शामिल किया गया था, जिसमें 14 बैंक चुना गया था। एल के झा उस समय आरबीआई का गवर्नर था। एल के झा के समय में राष्ट्रीयकरण हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, एल के झा। सबसे महत्वपूर्ण कार्य 14 पंचवर्षीय योजना में था, जो हमने यहाँ लिखे हैं, 1974 ईस्वी में प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण जो पोखरण राजस्थान में किया गया था, जिसको हम लोग परमाणु परीक्षण भी कह सकते हैं। परमाणु परीक्षण ये पोखरण में की गई थी, और ये पहला 74 का भारत का सफलतम परमाणु परीक्षण था जो भूमिगत हुआ था, और तब से आज तक परमाणु परीक्षण उसी समय से प्रारंभ हुई जो परमाणु हथियार का होर लगा। ये भारत की हम बात कर रहे हैं। तो ये चौथी पंचवर्षीय जो भी सबसे महत्वपूर्ण थी, मैंने बताया कि इसका मॉडल अशोक रुद्र, एलन एस मरो मान्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता, ठीक है ना। दूसरा समाजवादी समाज की स्थापना, विकास लक्ष्य 5.7%, विकास दर 3.3 असफल रहा। इसका कारण था मौसम का प्रतिकूल प्रभाव, बांग्लादेश शरणार्थी का भारत में लाखों की संख्या माना, जिसे भारत पाक युद्ध होती है। और इसके अलावा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 में की जाती है। साथ में ये भी महत्वपूर्ण है, 1974 में भारत के पोखरण राजस्थान में भूमिगत नाभिकीय परीक्षण हुई थी। तो चौथी पंचवर्षीय आप समझ गए, तीसरी समझ गए, मैंने इसके पहले प्रथम दूसरा पढ़ा दिया हूं। आगे चलते हैं हम 5वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि मैं ये पूरे वीडियो में पूरा हम पंचवर्षीय योजना डाल रहे हैं। और अगर आप लोग को हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है, हमारी मेहनत आपको ठीक लगती है और आपको समझ में आता है, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, दूसरों को भी पंचवर्षीय योजना पढ़ने का मौका दीजिएगा। मैंने 12 पंचवर्षीय इसमें पढ़ाया, ठीक है। तो चलिए देखो, हम लोग देख रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 ईस्वी तक चले थे। 1974 से 1978 के बीच चला था, और इसमें भी 1 अप्रैल 31 मार्च तक, 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 के बीच चले थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक चीज याद रखिएगा, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना ही था जो 4 वर्ष चला था। 4 वर्ष हम नीचे पढ़ा रहे हैं, हम नीचे बताएंगे कि 4 वर्ष चला, क्यों चला, मैं इसकी भी चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके मॉडल जो दिया था डॉक्टर डीपी धर, याद रखिएगा, डॉक्टर डीपी धर 5वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल देने का काम किया था। साथ ही साथ उद्देश्य इसका जो था गरीबी का उन्मूलन और आत्मनिर्भरता, यानी एवं आत्मनिर्भर। हम कह सकते हैं कि पहली बार गरीबी और बेरोजगारी को देश से कम करने के लिए काम किया गया था। गरीबी को दूर करना, बेरोजगारी को कम करना, यह पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में इस पर बल दिया, इस पर जोर देने का काम किया था, ठीक है ना। तो एग्जाम में ये कई बार पूछ चुका है, कई बार। इसको हम VVI कह सकते हैं,
एग्जाम के क्षेत्र में आपको इससे जुड़े क्वेश्चन कन्फर्म पूछेगा। और मेरा मानना है कि अगर इकोनॉमिक्स है तो 5वीं 8वीं ये सब क्वेश्चन जो है एक आध बार पूछ लेते हैं। इसलिए आपको हम बार बार कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये पहली बार गरीबी बेरोजगारी को मुख्य प्राथमिकता 5वीं पंचवर्षीय में दी गई थी। विकास लक्ष्य जो रखा गया था, ये देख सकते हैं, विकास लक्ष्य 4.4%, जबकि विकास दर रहा 4.83%, यानी ये सफल रहा। हम 4.4% रखे, 4.83% रहा, यानी हम कह सकते हैं ये पंचवर्षीय योजना हर हाल में सफल माना गया। इसमें इस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री की मांग भी रखी गई थी, यानी आत्मनिर्भरता और देश की संरचनात्मक सुडूल तैयार करने के लिए 20 सूत्री की जो मांग 1975 में रखी गई थी, यह भी इस पंचवर्षीय योजना में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण मानते हैं। यानी 20 सूत्री की मांग 5वीं पंचवर्षीय में रखी गई थी, साथ ही साथ योजना चलाई गई थी, और जिसमें हम इसमें कह सकते हैं ये योजना नहीं है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना है। यानी बैंक जो आया देश में 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को देश में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया। ठीक है ना। हम योजना की बात करें तो देखिए नीचे योजना है, तो दो योजना हमने बताया, पहला काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना कार्यक्रम। ये 1977-78 में ये दोनों योजना बनाए गए थे। 77-78 में ये दोनों योजना बनाए गए थे 5वीं पंचवर्षीय योजना में। जो पहली बार काम करने के बाद जो अनाज मिलती है, आज भी खेतों में लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करते हैं मजदूर वर्ग, उन्हें दिन भर काम करने के बाद जो चावल मिलती है, गेहूं मिलते हैं या धान जो भी मिलते हैं, उनको अनाज मिलते हैं। तो उसी समय चलाया गया कार्यक्रम जो आज तक चलते आ रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 कार्यक्रम चलाए गए थे, पहला काम के बदले अनाज कार्यक्रम और दूसरा अंत्योदय योजना कार्यक्रम। 1977-78 एक ही डेट में चलाए गए थे, इसमें एक ही थी। साथ ही साथ कहते हैं यह पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हुआ था। देखिए यहां मैंने लिखा कि 1 वर्ष पहले समाप्त हुआ था, यानी 4 वर्ष चला था। ऐसा कारण था सत्ता का परिवर्तन। जो भारत में पहली बार जनता पार्टी का सरकार आई थी, पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई थी, जिसमें ये सत्ता परिवर्तन होने के कारण यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष है। साथ ही साथ बिहार छात्र आंदोलन जो 1974-75 में हुआ था, वह भी घटना 5वीं पंचवर्षीय योजना की है। बिहार छात्र आंदोलन 1974-75 में हुई थी। यह घटना 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। तो याद रखिएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ना होगा। मैं 5वीं पंचवर्षीय योजना एक बार और आपके सामने बता देता हूं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 चली। मॉडल डॉक्टर DP धर ने दिया। इसका उद्देश्य ग्रामीण का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, साथ ही साथ पहली बार गरीबी और बेरोजगारी को देश से कम करना था। ये पहली और महत्वपूर्ण भी उद्देश्य कह सकते हैं। विकास लक्ष्य 4.4%, विकास दर 4.8% रही। 1975 ईस्वी में 20 सूत्री की मांग इसी पंचवर्षीय योजना की गई थी। याद रखना होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो देश में पहली बार हुई 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को, और काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना कार्यक्रम 1970-78 में हुई, वह भी इसी पंचवर्षीय योजना। 1970-78 में ये दोनों कार्यक्रम चलाए गए थे, काम के बदले अनाज कार्यक्रम और अंत्योदय योजना कार्यक्रम। नेक्स्ट है यह पंचवर्षीय योजना 1 वर्ष पहले समाप्त हुई। क्या कारण था? सत्ता में परिवर्तन, यानी देश में पहली बार जनता पार्टी की सरकार आई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को बनाए गए थे, जो देश के सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हुए।
82 वर्ष 82 वर्ष में, ठीक है ना। और बिहार छात्र आंदोलन 1974-75 में 5वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर। तो चलिए देख सकते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 हुई। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन जाता है कि जब 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में खत्म होती है, 74 से 78, लेकिन यहाँ आपको 78 से शुरू होनी चाहिए, लेकिन नहीं 80 से 85 चली, यानी 3 वर्ष जो बीच में आया वो अनवरत योजना रोलिंग प्लान चला, जो पहले वीडियो में डाल दिया, स्पेशल बना के दे दिया था कि आपकी सुविधा पहले वीडियो देखने वाले के लिए ये जो है ना वीडियो महत्वपूर्ण हो। यानी पंचवर्षीय योजना और योजना आपका रोलिंग प्लान, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर ये 2 वीडियो में आपको हो जाए। ये भले लंबा वीडियो जा रहा है, लेकिन इसके पहले जो वीडियो मैं डाला हूं वो छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, तो आप उसको ही पढ़ लीजिए और ये तो क्लियर करिएगा। चलिए इसकी छठी पंचवर्षीय योजना का मॉडल, हाँ लेकिन ध्यान देना होगा बात, यहाँ भी पंचवर्षीय योजना तैयार करता योजना आयोग, अंतिम अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद, और 1 अप्रैल शुरू होती है और 31 मार्च को सारी पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो मॉडल दिया था इसका निवेश योजना संरचनात्मक, कोई प्रॉपर अर्थशास्त्र इसमें नहीं जुड़े हैं। ये निवेश, ये लक्ष्य था योजना आयोग का, जिसको मॉडल दे दिया गया नाम, जिसमें निवेश योजना यानी अधिक से अधिक निवेश करना है विदेशों में, और जो हमारे भविष्य निधि में कारगर हो, साथ ही साथ संरचनात्मक यानी देश की जो संरचनात्मक को मजबूती प्रदान करना, यह इसकी मॉडल था। साथ ही साथ उद्देश्य हम चाहते हैं कि इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था, तो हम देख सकते हैं उद्देश्य आर्थिक और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता। आर्थिक यानी स्वयं यानी निजी क्षेत्र, देश की अर्थव्यवस्था जो जुड़ी है, इंसान जनसंख्या के दैनिक कार्य, आर्थिक और प्रौद्योगिकी औद्योगिक क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना, ये इसकी उद्देश्य, इसकी प्राथमिकता था। साथ ही साथ करते हैं इसी पंचवर्षीय योजना में जब औद्योगिक क्षेत्रों में विकास की बात हुई, आत्मनिर्भरता की बात हुई, तो इसी पंचवर्षीय योजना में पुनः फिर 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितने बैंकों का? 6 बैंकों को। कब? 15 अप्रैल 1980। अब डेट भी याद रखिएगा, 1980 चलेगा, क्योंकि एग्जाम में 1980 पूछती है, ठीक है। और यह भी आरबीआई राष्ट्रीयकरण हमने बताया आरबीआई ही करता है, और ये 200 करोड़ रुपए का जो उसका व्यापार पार कर गया था 200 करोड़ को, उन्हीं को राष्ट्रीयकरण का दर्जा दी गई थी। यानी पहली बार 14 बैंक को, मैं चौथी पंचवर्षीय योजना में, छठी में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की गई, यानी कुल कितनी अब तक हुई? 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैंने बताया। सॉरी 19 कैसे हो गई जी? 20 हो गई। 20 हुआ, बाद में एक न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो पंजाब नेशनल बैंक में विलीन हो गई थी, तो 19 बची थी। 1993 ईस्वी, 1993 सितंबर 1993 ईस्वी को न्यू बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने के कारण 19 राष्ट्रीयकरण, लेकिन अब वर्तमान में बढ़ गई है, 26 बैंकों की शाखा आती है राष्ट्रीयकरण की। इसमें भी बहुत सारे बैंक विलय किया गया। जब हम बैंक की शाखा पढ़ेंगे यानी भारत का वित्तीय व्यवस्था पढ़ेंगे, तो आपको बैंकिंग के विषय में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप देखिएगा आरबीआई राष्ट्रीयकरण किया दूसरी बार 6 बैंकों का, जो 200 करोड़ रुपया से अधिक व्यापार कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आइए विकास लक्ष्य। छठी पंचवर्षीय योजना में जो विकास लक्ष्य रखे गए थे वो 5.2%, जबकि विकास दर 5.7%। यह भी सफल माना गया और छठी भी सफल अच्छी खासी मानी गई, ठीक है ना। लेकिन उससे ज्यादा 5वीं मानी गई थी, क्योंकि 4.4 था और 4.83% इससे विकास दर हुआ, लेकिन यहाँ छठी 5.2% रखा गया था, लेकिन विकास दर 5.7% हुई, यानी यह भी पंचवर्षीय योजना सफल ही हुआ, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए
कृषि बैंक की जो स्थापना हुई, नाबार्ड की स्थापना हुई, आपको मालूम होगा 12 जुलाई 1952 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1952 ईस्वी को हुआ। और साथ ही साथ एक और जो है आकलन किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में कि गरीबी बेरोजगारी बढ़ते क्रम को देखते हुए देश की जो है न कई प्रकार के संक्रमित बीमारी उस समय की संभावना थी। देश में कैलोरी कम होने के कारण जनसंख्या में यानी प्रति व्यक्ति में, जिस कारण गरीब जो है बीमारी का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा था, जिस कारण एक लक्ष्य रखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो वो लोग हैं वो लोगों के लिए 2400 कैलोरी चाहिए भोजन करें और शहरी क्षेत्रों के लिए जो है वो 2100 कैलोरी चाहिए। ठीक है, यानी शहरी क्षेत्रों के लोग के काम वर्क काफी कम होते हैं, अगर वर्क करते हैं तो वो भी उतनी हार्ड नहीं होती है, फिजिकल वर्क जो उतनी नहीं होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में फिजिकल वर्क ज्यादा होता है जिसलिए उसको 2400 कैलोरी रखा गया, जबकि शहरी लोगों के लिए 2100 कैलोरी ये लक्ष्य रखे गए थे। इसका कारण था कि देश में बीमारी का प्रभाव अधिक से अधिक होना। अगर कैलोरी है, शरीर ठीक है, हमारे शरीर की यूनिटी अच्छी है, शरीर स्वस्थ है, तो आप किसी बीमारी से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। आज कोरोना वायरस भी है तो हमारे शरीर लड़ने में सक्षम है तभी जब हम लोग सफलतम रूप से अपनी शारीरिक के फिजिकल उसको हम व्यायाम से मजबूत कर सकते हैं। भोजन, खान पान, साथ ही साथ साफ सफाई भी हम इसको ध्यान देते हैं तो हम लड़ सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं पूरे देश से भी। कहते हैं साथ ही साथ इसके अलावा कुछ योजना बनाए गए थे इस पंचवर्षीय में। किसमें? छठी में पहला बनाया गया था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81 ईस्वी में। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी में, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी में, और लास्ट इंदिरा आवास योजना 1985 से 86 यानी इसके पंचवर्षीय योजना के लास्ट समाप्त होने के बाद इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा आवास योजना है, आपको ध्यान देना होगा, जो कि इंदिरा आवास योजना ये पंचवर्षीय योजना हम एक तरह से कह सकते हैं कि थी। सो ये योजना 7वीं पंचवर्षीय योजना भी महत्वपूर्ण है योगदान इंदिरा आवास योजना को, लेकिन इसका जो मूल ढांचा 6ठी पंचवर्षीय योजना में ही बन गई थी। तो आप देखिएगा, पहला राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81, दूसरा एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी में, तीसरा इंदिरा आवास योजना 1985-86 ईस्वी में। ठीक है, ये योजनाएं 6ठी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। क्लियर? तो 6ठी पंचवर्षीय योजना हम एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 ईस्वी तक चला। मॉडल निवेश योजना संरचनात्मक को रखा गया। उद्देश्य आर्थिक एवं और प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता को रखी गई। और कहते हैं कि 15 अप्रैल 1980 से दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की गई थी। विकास लक्ष्य 5.2% रखा गया, विकास दर 5.7% रहा। साथ ही 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो कृषि के लिए बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही ग्रामीण लोगों को 2400 कैलोरी, शहरी लोगों को 2100 कैलोरी होना अनिवार्य भोजन में, यह इसी पंचवर्षीय में रखा गया। साथ ही साथ ये योजनाएं मैंने बताया कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1980-81, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 ईस्वी, इंदिरा आवास योजना 1985-86। क्लियर? यानी 6ठी पंचवर्षीय योजना आपको क्लियर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट 7वीं पंचवर्षीय योजना। 6ठी तक मैंने देख लिया। 7वीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ वो 1985 से 1990, यानी 1985 में 6ठी पंचवर्षीय योजना खत्म होती है, 1980 से 85। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल वस्तु और मजदूरी रहता है।
वस्तु और मजदूरी को देती है, जबकि उद्देश्य तीव्र विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक लक्ष्य, ये सभी जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य माना गया था, उद्देश्य माना गया था। और इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना जरूरी था सरकार को। किस पर? कि विकास अधिक गति से जरूरी खोजती है, क्योंकि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही थी देश में, उस गति से विकास होना अनिवार्य था। आधुनिकीकरण यानी देश की आधुनिकीकरण पर भी विशेष बल देना जरूरी था। आत्मनिर्भरता, कई क्षेत्रों में कई चीज़ों पर आत्मनिर्भर होना था। और सामाजिक लक्ष्य भी बनाना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य ढांचा था। विकास लक्ष्य की अगर बात किया जाए तो विकास लक्ष्य मात्र 5% रखी गई थी, ठीक है, लेकिन विकास दर लक्ष्य से अधिक रहा, यानी ये सफल रहा। प्राप्त 6.02% रही, यानी लक्ष्य से अधिक सफल माना गया। देश में पहली बार डाक विभाग चलाए गए थे, जिसमें स्पीड पोस्ट, डाक विभाग ने पहली बार जो स्पीड पोस्ट जारी किया था 1986 में, यानी कहीं से भी अगर डाक में आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो भी लेटर आप डालते हैं तो काफ़ी कम समय में अपने स्थान पर पहुंचने की संभावना उस समय रखी गई थी। साथ ही साथ देश में शेयर बाजार की बात किया जाए तो पहली बार सेबी की स्थापना की गई थी 1988 में। VBI मानिएगा 1988 में सेबी की स्थापना यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय में हुई थी। 7वीं जवाहर रोजगार कार्यक्रम 7वीं पंचवर्षीय योजना 1989 में हुई, जो जवाहर रोजगार कार्यक्रम चला गए थे। और 10 लाख कुओं की खुदाई, 10 लाख कुओं की खुदाई भी इसी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। याद रखिएगा 88 से 89 में। ये आज भी कुआं अगर कहीं कहीं देख रहे हैं तो जो भी कुआं देख रहे होंगे पुराने देखे होंगे, नवीनतम जो भी कुएं बनाएंगे वो लोग पर्सनल बनाएंगे तभी। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जहां भी कुआं आप देखे होंगे वो पुराने कुएं, और ज़्यादातर के 10 लाख जो कुओं की खुदाई का जो लक्ष्य रखा गया था वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में, यानी पेयजल की सुविधा के लिए। अब तो चापाकल आ गई, उसके बाद चापाकल भी अब समाप्त कर दिया गया। अब क्या आ गया है? बोरिंग आ गई है कि आपकी हर घर नल यानी पाइप के माध्यम से आपके घर में ही जो है ना पानी पहुंचाने का काम कर रही है। तो समय के साथ साथ चेंजिंग हो रही है, हम लोग भी चेंज हो रहे हैं ना, जरूरी है। और अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। आज के दौर में अगर अपडेट नहीं होते हैं तो परेशानी आपको बढ़ेगी ही। इधर समय के साथ चेंज होइएगा। जॉब में भी पहले कुछ और थी, अब कुछ और है। थोड़ा मेहनत आपको करना होगा, लक्ष्य बनाना होगा, जिद बनाना होगा और लगातार चलना होगा, आपकी सफलता भी मिलेगी। तो ये 10 लाख कुएं खुदाई 88 से 89 हुई। पहली बार निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक खर्च किया गया। ये पहला ऐसा दौर था कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा अधिक खर्च किए गए सरकार के द्वारा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र पर विकास के दौर अधिक रखा गया। ये पहला ऐसा दौर था। साथ ही साथ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय का जो लक्ष्य रखा 3.6% की वृद्धि दर, 3.5%, और यह भी सफल माना गया। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो वृद्धि हुई 3.5%। आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय में वृद्धि 3.5%। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना आपको क्लियर होगा। हम पुनः एक बार देख लेते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चला। मॉडल वस्तु और मजदूरी को रखी गई। ठीक है, उद्देश्य तीव्र विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता तथा सामाजिक लक्ष्य, ये उद्देश्य इन सभी चीजों का 7वीं पंचवर्षीय योजना था। साथ ही साथ विकास दर 5% रखी गई थी। विकास दर 6.02% विकास दर रहा,
यानी सफल रहा। डाक विभाग ने पहली बार स्पीड पोस्ट की शुरुआत की इसी 5 वर्ष योजना में 1986 ईस्वी में। ठीक है, सेबी की स्थापना भारत में जो हुई थी 1988 ईस्वी में, यही पंचवर्ष योजना यानी 7वीं पंचवर्ष योजना। जवाहर रोजगार कार्यक्रम जो चलाया गया था 1989 में, इसी 5 वर्ष योजना यानी 7वीं पंचवर्ष योजना। ठीक है, साथ ही साथ 10 लाख कुओं की खुदाई 1988-89 में चलाई गई थी इसी 5 वर्ष योजना में। और निजी क्षेत्र से अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा निजी क्षेत्र में अधिक खर्च किए गए, अधिक ध्यान दिए गए 7वीं पंचवर्ष योजना, यानी पोशाक, आहार, उच्च स्तर से जीवन, रहन सहन, इन सभी चीजों पर ध्यान दिया गया 7वीं में। साथ ही साथ प्रति वर्ष 3.5% आय में वृद्धि लोगों को मिला। तो ये 7वीं पंचवर्ष योजना का दौर था जिसमें बहुत कुछ दिया हुआ था और इसको आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं 8वीं में। 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ये योजना खत्म होती है और तुरंत 8वीं पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं होती है। यही एक कारण है। कारण क्या है? तो योजना अवकाश यहां भी लग जाता है 1992 से 1997 1992 ईस्वी को चलती है 8वीं पंचवर्ष योजना, यानी 92 से शुरू होती है और 97 तक रहता है। और यह 92 से 97, क्योंकि 90 से 91 और 91 से 92 योजना अवकाश देश में लगता है। पुनः उस दौर में योजना अवकाश बात लगती है। और 8वीं पंचवर्ष 92 से 97, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक। क्लियर? इसका मॉडल दिया था, मॉडल आता है जॉन डब्ल्यू मिलर के द्वारा इसकी मॉडल दी गई थी। उद्देश्य की बात करेंगे तो उद्देश्य जो दिया गया समग्र आर्थिक विकास तथा मानव विकास। समग्र आर्थिक विकास एवं मानव विकास हम यहाँ लिख दिए हैं। मानव संसाधन का विकास भी रखा गया था, जिसमें शिक्षा, जन स्वास्थ्य, रोजगार, ये सभी को दी गई थी। शिक्षा, जन स्वास्थ्य, रोजगार, ठीक है। जो उद्देश्य था समग्र आर्थिक विकास था, मानव विकास भी रखे गए थे इसमें। कहते हैं इस पंचवर्षीय योजना यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना में विकास लक्ष्य जो रखा गया था 5.6%, जबकि विकास दर 6.8% रहा। विकास लक्ष्य 5.6%, विकास दर 6.8%, यानी कह सकते हैं अब तक का सबसे सफल पंचवर्षीय योजना। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं कहा गया है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जिस तरह से गरीबी और रूरल की प्रार्थना किस पंचवर्षीय योजना दी गई थी, तो वो है आपका 5वीं। उसी प्रकार सर्वाधिक सफल पंचवर्षीय योजना कौन सा माना गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना, और सबसे असफल तो 30वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार पर भी ध्यान दिया गया था इस पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना में जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड रखा गया था, यानी प्रौढ़ शिक्षा, साक्षर दर को ऊंचा उठाना, इस पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, और राष्ट्रीय पोषाहार में भी अधिक से अधिक जो है लाभ लोगों तक पहुंचाना, इस पंचवर्षीय योजना का भी लक्ष्य था, यानी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 8वीं पंचवर्षीय योजना बनाए गए थे। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को, यह भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही बनाए गए थे। यह भी 8वीं पंचवर्षीय योजना में का प्रधानमंत्री रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना हमको लगता है समझ गए होंगे आप। ठीक है, एक बार हम और देख लेते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 ईस्वी चली। इसके पहले योजना क्या चली, जो मैंने पहले वीडियो डाला हूं, पहले वीडियो में बार बार कहता हूं, आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपके पूर्ण समझ में आएगा। 1992-97 मॉडल जॉन डब्ल्यू मिलर ने दिया था। उद्देश्य समग्र आर्थिक विकास तथा मानव विकास दी गई थी। समग्र आर्थिक विकास तथा मानव विकास इसी पंचवर्षीय योजना दी गई थी। विकास लक्ष्य 5.6%, विकास दर 6.8%, यानी अब तक का सबसे सफल पंचवर्षीय योजना माना गया। ठीक है। और साथ ही साथ इसी पंचवर्षीय योजना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, राष्ट्रीय पोषाहार, इसी पंचवर्षीय योजना में लोगों के लिए शिक्षा और भोजन
उच्च क्षेत्र में देना प्रारंभ हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई थी 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी में। और मानव संसाधन विकास, इन तीनों क्षेत्रों को रोजगार, जनस्वास्थ्य और शिक्षा को दी गई थी। ठीक है, इसके बाद 8वीं जो होती है, इसके बाद हम चले 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये चारों हम अभी और पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम पूरे 12 पंचवर्षीय योजना देखेंगे। हम भी थक गए हैं, आप भी हो सकता है वीडियो देखते फिर थक गए होंगे, तो आप रिलीफ लीजिए, फिर पुनः वीडियो देखिए, 2-2, 3-3 करके इस तरह से याद कीजिए, आपको काफी लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए, हम अभी एनर्जी फुल है और अभी कोशिश जरूर रहेगा कि इस वीडियो में आपको 12 पंचवर्षीय योजना पढ़ा दें। तो 9वीं चल रहे हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना 8वीं तो आप देख लीजिए। 9वीं क्या है कि 1997 से 2002 ईस्वी तक चला। यानी अब जो है लगातार 5 वर्षों के अंतराल में जो 8वीं के बाद जो चलना प्रारंभ हुआ, वो रेगुलर चलना शुरू हो गया। अब बीच में कहीं रुकावट नहीं है। तो 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 ईस्वी तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चला। और इसमें जो मॉडल रखा गया, आगत और निर्गत मॉडल रखा गया। आगत और निर्गत मॉडल मतलब आयात और निर्यात, ये दोनों को जो संतुलन करना है, ये इसके लिए ये मॉडल रखे गए थे। उद्देश्य जो था सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास, यानी सामाजिक न्याय, सभी वर्गों के लिए समान न्याय योजना बनाना, साथ ही साथ समानता के साथ सभी को विकास, चाहे जिस वर्ग के लोग भारत में रह रहे हो, सभी वर्ग को विकास हो। इसका मुख्य लक्ष्य 9वीं पंचवर्षीय योजना का था। ठीक है, विकास लक्ष्य जो रखे गए थे वो 6.5%, जबकि विकास दर रहा 5.4%। यानी ये असफल कह सकते हैं। और ये असफलता का कारण था अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मंदी, विश्व आर्थिक मंदी आई थी। और यही विश्व आर्थिक मंदी ने इस 9वीं पंचवर्षीय योजना को असफल करने का काम किया। 9वीं पंचवर्षीय योजना में ही सड़क विकास हेतु, सड़क विकास के लिए भी एक विशेष बल मिला 1998 ईस्वी में, जिसका राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण बनाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण बनाया गया था। साथ ही साथ जनसंख्या नियंत्रण भी बल 9वीं पंचवर्षीय योजना से ही मिलना प्रारंभ हुआ। तो सड़क 1998 ईस्वी में सड़क विभाग विकास हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण जो बनाए गए थे, वो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। साथ ही साथ पंचायती राज संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, इन सब संस्थाओं को बढ़ावा मिला आगे बढ़ने के लिए। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का देन है। जो भी संस्था थी भारत में ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर समाज के विकास के लिए, उन सबों को बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ कुछ कार्यक्रम, कुछ योजना की भी स्थापना हुआ। सबसे पहले हम ऊपर में देख लेते हैं कि जेपी रोजगार गारंटी योजना 2002 से 3 ईस्वी चलाई गई। ये VDI है। ये कई बार पूछ चुका आपको एग्जाम में और भविष्य में पूछने की संभावना भी है। जेपी रोजगार गारंटी योजना कब बनाया गया? 2002 से 3 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना में? 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर? साथ ही साथ कहते हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी में जो बनाए गए थे। इसी पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999 ईस्वी में, यानी 2 वर्ष बाद। पहला स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना बना 97 में, दूसरा स्वर्ण जयंती शहर ग्रामीण रोजगार योजना बनाए गए थे। साथ ही साथ जवाहर ग्राम स्मृति योजना 1999 में ही बना। जवाहर ग्राम स्मृति योजना 1999 में, और जन श्री बीमा योजना 2001 ईस्वी में।
जन श्री बीमा योजना 2000-2001 ईस्वी में, जबकि जवाहर ग्राम स्मृति योजना 1999 में बनाई गई। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण योजना है जो आपको याद रखना होगा और एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम इस योजना को एक बार और देखेंगे। कैसे देखेंगे? पहले ऊपर से देखेंगे। जेपी रोजगार गारंटी योजना कब बनाए गए? 2002 से 3 ईस्वी में। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं सड़क विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण कब बना? 1998 ईस्वी में। क्लियर? उसके बाद स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 ईस्वी में बनी और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना 1999 ईस्वी में बनी। जवाहर ग्राम स्मृति योजना 1999 में बनी और जन श्री बीमा योजना 2001 ईस्वी में बना। तो ये कुछ योजना 9वीं पंचवर्षीय योजना की थी जो सबसे अधिक योजनाएं बनाए गए थे अब तक में। हम जितनी पंचवर्षीय बनाए हैं, लिखाए हैं, पढ़ाए हैं, उनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंचवर्षीय योजना मैंने नहीं पढ़ाया, यानी उतना योजना कार्यक्रम योजना नहीं बनाई गई जितनी की 9वीं पंचवर्षीय योजना में ये सारी बनाए गए थे। इसलिए आप लोग को याद रखना होगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। साथ ही साथ पंचायती संस्था, सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र के जन जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें भी बल दिया गया था। ठीक है, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, अगले चलते हैं हम लोग 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 ईस्वी, 2002 से 2007 ईस्वी पर चलने वाला 10वीं पंचवर्षीय योजना, और यह भी 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। ठीक है, इसका जो मॉडल दिया गया था, योजना आयोग जो प्रारूप तैयार किया उसी को मॉडल हम लोग कहते हैं। किसके? 10वीं पंचवर्षीय योजना का। जो योजना आयोग को प्रारूप तैयार करने में जो मॉडल बना, जो तैयार हुआ, उसे हम लोग मॉडल देते हैं। किसी प्रॉपर व्यक्ति के नाम नहीं आता इसमें। संगठन योजना आयोग था, इसलिए योजना आयोग का इसका नाम आता है। उद्देश्य था इसमें देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना पूर्ण रूप से, साथ ही साथ इसके साथ साथ 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना। याद रखिएगा, दुगना, VVI इसको कहिएगा। कि पहली पंचवर्षीय योजना 10वीं थी जिसमें 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना। अगर जिन व्यक्ति को 2002 ईस्वी में 100 रुपये मजदूरी था, 2000 आप कह सकते हैं कि 12 ईस्वी में 200 रुपया मजदूरी हो गई। जिनको 200 रुपये मजदूरी था उनको 400 रुपया। ये प्रति व्यक्ति आय भी दुगना करने का लक्ष्य रखे गए थे इन 10 वर्षों में। इसके अलावा विकास लक्ष्य 10वीं पंचवर्षीय में विकास दर 8% रखा गया, जबकि विकास दर 7.5%, यानी लगभग में सफल ही है, क्योंकि लगभग विकास लक्ष्य के समतुल्य विकास दर हुआ, इसलिए इसको भी हम लोग सफल कह सकते हैं। ठीक है, देश में साक्षरता दर का जो लक्ष्य रखा गया था 75%, यानी 75% देश में शिक्षित व्यक्ति होना अनिवार्य है, उन पर जोर डाला गया और देश में 2007 ईस्वी तक 75% लाने का लक्ष्य था। वर्तमान में 100% हो चुकी है, लेकिन हम उस समय 2007 के पहले की बात कर रहे हैं। प्रति 1000 पुरुष में महिला जो लिंग अनुपात रखा गया था 950 महिला, यानी लिंग अनुपात 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 950 अनिवार्य थी। ठीक है, ये पहली बार लिंग अनुपात पर भी गौर किया गया और ध्यान दिया गया। साथ ही साथ प्रति 1000 जन्म दर में मृत्यु जो बच्चे का होता है 45 का लक्ष्य रखा गया। जो माँ 1000 माँ अगर बच्चे को जन्म देती है तो उसमें अधिकतम से अधिकतम 45 की ही मृत्यु होने की संभावना रखी गई थी। लेकिन इसके पहले बहुत ज़्यादा मृत्यु जो बच्चों को होती थी। कभी माँ प्रसव पीड़ा कारण की मृत्यु प्राप्त कर लेती थी, लेकिन आज के दौर में जो हमारे जन स्वास्थ्य में इतनी व्यवस्थाएं
सरकार की ओर से सुविधाएं मिल रही है। यही कारण है कि बच्चे को 100% बचाने में आज के दौर में सफल हो। लेकिन हम 2007 ईस्वी की बात कर रहे हैं, वहाँ मौतें ज़्यादा होती थी। बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी मृत्यु की संभावना हो जाती थी। इसका कारण था कि प्रसव अच्छे से ना होना, बच्चे में कई प्रकार बीमारी होना, संक्रमण बीमारी का भी खतरा होना, साफ सफाई का भी कमी होना। इन सबों को दूर करने पर बल दिया गया और पहली बार इस पर विशेष ध्यान दिया गया कि प्रति 1000 जन्म दर में अधिकतम बच्चे की जो मृत्यु होगी 45 की होगी। ठीक है। साथ ही कुछ योजना इसमें बनाए गए थे, जैसे किसान कॉल सेंटर, कृषि चैनल जो पहला लागू किया गया जनवरी 2004 ईस्वी में। कहीं कहीं 21 जनवरी भी रहेगा, 21 जनवरी 2004 ईस्वी में। तो जनवरी 2004 ईस्वी याद रखिएगा। किसान कॉल सेंटर जो 1551 ये 8 महानगरों में प्रारंभ में शुरू की गई थी, इसी 10वीं पंचवर्षीय योजना में, तब 2004 ईस्वी में। और किसान कृषि चैनल भी इसी समय बनाए गए थे। साथ साथ फरवरी 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना हुई। फरवरी 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखना जरूरी है सर इसका। और लास्ट है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी लक्ष्य रखे गए थे, यानी भविष्य में हमारी अर्थव्यवस्था को देखने के लिए और अर्थव्यवस्था चरमरान या किसी प्रकार वित्तीय आपात, देश की अर्थव्यवस्था की कमी हो, तो उसके लिए प्रत्यक्ष निवेश 7.8 अरब डॉलर निवेश। जैसे हम लोग भी खाता खुलाते हैं, बचत करते हैं, जो भी मंथली में कमाते हैं उसकी कुछ बचत हम लोग बैंकों में रखते हैं। उसी प्रकार देश ने यह रूल बनाया कि प्रतिवर्ष कुछ न कुछ देश से बचत कर भविष्य आगामी जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधार में ये काम आएगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष विदेश निवेशी जो लक्ष्य रखा गया 7.8 अरब डॉलर ये रखे गए। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण जो 10वीं पंचवर्षीय थी जो आपने देखे, मैं एक बार पुनः इसको देख लेते हैं। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007 में चला। मॉडल था योजना आयोग का प्रारूप और देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। ये मॉडल 5वीं भी रखा गया था, याद रखिएगा। पहली बार 5वीं देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। यहाँ भी 10वीं देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, साथ ही साथ 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में दुगना का लक्ष्य। विकास दर 8%, जबकि विकास दर 7.5% रहा। देश में साक्षरता दर 76% लाने का लक्ष्य रखा गया, यानी साक्षर शिक्षित व्यक्ति और शिक्षित जो कहते हैं वो 7 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे पर ज्ञात की जाती है। 5वां पास से वह भी शिक्षित करते हैं जो प्राथमिक विद्यालय पूर्ण कर लिया। प्रति 1000 पुरुष में महिला 950 लिंग अनुपात में सुधार का भी लक्ष्य रखा गया। प्रति 1000 माता अगर जन्म देती है तो बच्चे की अधिकतम मृत्यु 45 होगी। 1000 जन्म पर 45 बच्चे मृत्यु। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 ईस्वी में और कृषि चैनल भी स्थापित की गई थी। साथ ही फरवरी 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन हुआ और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य जो है प्रति वर्ष 7.8 अरब डॉलर था। ठीक है, क्लियर? तो 9वीं और 10वीं क्लियर हो गई। बस 2 और बचा हुआ है। आपको 11वीं और 12वीं इसी वीडियो में देखना होगा। थोड़ी सी आप मेहनत कर ले तो मैं मानता हूं कि 12 पंचवर्षीय योजना आप कन्फर्म आपको क्लियर हो जाएगी कि किसी भी प्रकार के कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं 11वीं चल रहे हैं, वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2 लास्ट बचा हुआ है जो हम इसको क्लियर कर लेते हैं। 11वीं 12वीं पढ़ने के बाद ये पूरे पंचवर्षीय योजना 12 पंचवर्षीय योजना आज क्लियर इस वीडियो में आप लोग कर लिए हैं। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार हुआ 2007 से 2012 ईस्वी तक चला। 2007 से 2012 ईस्वी तक गरीब पंचवर्षीय योजना चले थे और इसका मॉडल वही योजना आयोग प्रारूप दिया था जो 10वीं को दिया गया। जो 10वीं को दिया गया योजना आयोग प्रारूप, वही 11वीं को भी योजना आयोग प्रारूप को मिला।
ठीक है। कहते हैं उद्देश्य जो रखा गया इस पंचवर्षीय योजना का वो तीव्र आर्थिक विकास, साथ ही साथ भारत को एक महाशक्ति बनाना। इस पंचवर्षीय योजना का एक लक्ष्य था कि भारत विश्व में एक आत्मनिर्भर, संपन्न और इतना ही नहीं हर क्षेत्र में अपनी खुद की एक आत्मनिर्भरता के साथ साथ विदेशों में भी अपने जो बने उत्पादन का माल है वह अधिक से अधिक आयात करने, ये सभी इस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। यानी एक भारत को एक महाशक्ति बनाने का जो लक्ष्य रखे गए थे। विकास लक्ष्य की बात किया जाए तो विकास लक्ष्य जो है 9% रखा गया, बाद में इसे संशोधन कर 8% में किया गया, लगा कि 9% ज्यादा है, इसे संशोधित किया गया और 31 दिसंबर 2007 ईस्वी में इसे 8% की गई और विकास दर रहा 8.3%, यानी कह सकते हैं कि ये सफल रहा। ये 11वीं पंचवर्षीय योजना जो लक्ष्य रखे गए थे, जो महत्वपूर्ण जो हम लोग योजना बनाए थे, उनमें 100% जो है सफलता हासिल हुई। कहते हैं साथ ही साथ 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के में बच्चे हैं, उसमें साक्षरता 85% लाने पड़ते थे। यानी 7 वर्ष से अधिक जो बच्चे होते हैं साक्षरता दर वहाँ से गिना जाता है। वैसे वर्ग के बच्चों को में 85% देश में साक्षरता दर होनी अनिवार्य है। साथ में कम से कम साक्षरता दर कम से कम 75% तो होना अनिवार्य है, जो कि संभवतः ये पूरा भी हुआ है। कहते हैं कुल प्रजनन या जनसंख्या, मैंने बताया कि 9वीं पंचवर्षीय योजना से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना शुरू हुआ और देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल प्रजनन दर 2.1% कम करने का लक्ष्य रखा गया। 2.1%। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहले कहाँ बना? तो जनसंख्या नियंत्रण कानून विश्व में सबसे पहले जो बनाए गए वो चीन में बनाए गए थे। बाद में भारत में भी उसका अमल हुआ और भारत में पहली बार यह 2.1% जन्म जो है भारत में कम करने का एक लक्ष्य रखे गए थे। ठीक है। साथ ही साथ लिंग अनुपात भी कुछ विशेष हुआ नहीं। मैंने 10वीं पढ़े थे जिसमें 935 तक पहुंची और ये 935 को बढ़ाकर 950 तक लिंग अनुपात किया, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 950 महिला होना है, जो लिंग अनुपात संतुलन रह सकता है। इसके अलावा प्रति 1000 जन्म दर, जो माताएं प्रति 1000 बच्चों को जन्म देती है, उसमें बच्चों की मृत्यु अधिकतम 28 की होने की संभावना थी। अधिकतम 28 हो सकती है, यानी पहले 45 हम रखे, इस बार देखिए 28 कुछ घटा। यानी टीकाकरण समय समय पर, पोषाहार, महिलाओं को जांच की सुविधा, आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट जो सरकारी जन स्वास्थ्य हॉस्पिटल में दी जाती है, इन सभी को देखते हुए इसमें कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। और इन सब के अलावा देश में वन क्षेत्रों में भी विकास का लक्ष्य रखा, वन क्षेत्र। ठीक है। पंचवर्षीय योजना इसलिए महत्वपूर्ण है पढ़ना, इकोनॉमिक्स का रीड के अवधि इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जो महत्वपूर्ण हमको मिलता है देश से लेकर के अर्थव्यवस्था के साथ साथ हमारी निजी जिंदगी से जुड़े हुए जानकारी ये पंचवर्षीय योजना हमें दे देती है। साथ ही साथ कंपटीशन में भी सबसे अधिक इसमें आपको जो है पंचवर्षीय योजना से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। और मैं कहता हूं कि ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो माना जाएगा अब तक का। और वीडियो जो भी अगर अच्छा लग रहा हो आपको शेयर करें, लाइक करें अगर अच्छा लगता हो, क्योंकि आप लोगों के लिए हम भी मेहनत बहुत करते हैं और हम मेहनत करते हैं तो आपको भी बनता है चलो कुछ तो करते हैं, आपसे पैसे रुपये तो नहीं मांग रहे हैं। तो चलिए, ये वन क्षेत्रों में यानी 33
0.33% वन होना अनिवार्य है, लेकिन भारत में अभी भी 23.93% ही वन पाया जाता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में इतना परसेंट वन होना अनिवार्य है जो वह क्षेत्र में पर्यावरण स्वच्छ माना जाता है। लेकिन भारत में आज भी 24% के लगभग है, यानी कई प्रकार की योजना चलाने के बाद इसको सफलतम करना हम लोग का काम है कि हम घर बनावे, पेड़ पौधे लगावे, घर बनावे, अगल बगल पौधे की इस्तेमाल भी करें जो हमें ऑक्सीजन देगी और हमारी लंबी आयु, दीर्घायु आयु और संक्रमित बीमारी से हमें कमी करेगी, बीमारी को रोकथाम भी करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के जिन ग्रामीण क्षेत्रों के जिस गांव की जनसंख्या 1000 होगी वहां पक्की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया। 1000 जनसंख्या पर पक्की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा गया। साथ ही साथ जो पहाड़ी क्षेत्र हो और उसी जनजाति का क्षेत्र हो, वह इलाका, वह गांव में 500 जनसंख्या भी रहेगा तब भी पक्की सड़कें बना दिया जाएगा। ये सरकार का लक्ष्य था कि पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी का क्षेत्र है, वहाँ लोग तबके, छोटे तबके के लोग हैं, वहाँ उसको भी समाज के साथ जोड़ना है। इसलिए कम जनसंख्या वाले गांवों को भी पक्की सड़कें का लक्ष्य रखा गया जो 500 जनसंख्या से भी रहेगा, और 1000 जनसंख्या वाले गांव में भी पक्की सड़कें बनाने का लक्ष्य रखे गए। साथ ही इसके अलावा देश के सभी गांवों में विद्युतीकरण देने की व्यवस्था, जो भी गांव में विद्युतीकरण नहीं पहुंचा है वो सभी गांव में विद्युतीकरण की व्यवस्था। पहले ऐसी होती थी कि लोग डिबरी जलाकर पढ़ते थे और उससे भी लोग IAS बनते हैं। आज तो मोबाइल हो गई, फेसबुक हो गई, व्हाट्सएप हो गई, ऑनलाइन होती है, क्लास भी स्टैंडर्ड स्मार्ट क्लासेस हो गई, लेकिन हम लोग डिबरी में पढ़ते थे। अरे कभी कभी ये भौर जल जाता था, ठीक है ना, ये डिबरी होती थी और उसमें पढ़ाई करते थे। लंप पापा जी लाते थे, लेकिन वो लंप का जो है शीशा होती थी फूट जाती थी, और जिस कारण जो है ना हमें डिबरी में पढ़ना पड़ता था और लंप छोड़ दिया जाता था। पिताजी लाते थे नहीं गए, क्योंकि एक लंप का दाम पड़ता था तकरीबन उस समय के 2.5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, और उस समय 2.5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ही बहुत कीमती पिताजी को लगता था, और यही कारण लंप नहीं मिल पाता था। और ग्रामीण क्षेत्रों में लाइन नहीं थी, धीरे धीरे लाइन आई, तो हम भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए, और उस समय भी लोग IAS बनता था, IPS बनते थे, BPSC निकालते थे, और जो अच्छे जॉब लोग लेते थे, मेहनत अधिक होती थी और सुविधा कम होती थी, फिर भी लोग मेहनत करते थे। आज सुविधा अधिक से अधिक है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, बिना मेहनत के जॉब होते हैं, ऐसा संभव नहीं है। आपको मेहनत करना ही होगा, रेस लगाना ही होगा, दौड़ लगाना ही होगी। आज के बिना दौड़ से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप दौड़ लगाइए जितना हो सके, आप इतना दौड़ लगाएं जब तक आप लक्ष्य नहीं प्राप्त कर ले, रुके नहीं। आप देखिए आपके कई ऐसे जो है ना जॉब, कई ऐसे नौकरियां आपको चरण चुमेंगे, हमें अनुभव है। तो आप, मेरा आग्रह है आप मेहनत करें, मेहनत जरूर रंग लाएगा एक दिन। तो ये विद्युतीकरण की व्यवस्था, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना आपने समझा। मैं एक बार और फिर देख लेता हूँ, ठीक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 में चला। योजना आयोग का प्रारूप, इसका मॉडल दी गई थी। उद्देश्य तीव्र आर्थिक विकास था, भारत को एक महाशक्ति बनाना, हर क्षेत्र में जो है ना प्रभुत्व बनना, ये इसका उद्देश्य था। विकास दर 9% रखी गई थी, बाद में इसे संशोधन कर 8% की गई, विकास दर 8.3% रहा। क्लियर। 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को साक्षरता दर 85% रखे गए थे, और साक्षरता दर कम से कम 73% 75 होना अनिवार्य है। ये लगा दिया सर्व शिक्षा अभियान के तहत, उस समय चलाए गए थे 2006 से ही। साथ ही साथ कुल प्रजनन दर जो है घटाया गया, 2.1 किया गया, कम किया गया। लिंग अनुपात 935 को बढ़ाकर 950 कम से कम लाने का लक्ष्य रखे गए थे। 950 प्रति 1000 माताएं जब जन्म देगी तो बच्चे को कम से कम 28 की मृत्यु होने की संभावना, 28 की। और जनसंख्या 1000 पे गांव में पक्की सड़कें, पहाड़ी और उसी जनजाति क्षेत्रों में 500 जनसंख्या वाली पक्की सड़कें बन जाएगी। ऐसा भारत सरकार का लक्ष्य बना दिया गया था। साथ ही साथ सभी गांव में विद्युतीकरण यानी बिजली की सुविधा देना अनिवार्य करने की घोषणा की गई। चलिए लास्ट अंत 12वीं पंचवर्षीय योजना, यानी अब तक कुल कितने पंचवर्ष में बीता, तो 12 बीता। अंत वाला तो सब भला।
इसलिए 12वीं पंचवर्षीय योजना आप देखिए और ध्यान से देखिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 ईस्वी तक चला, यानी 2017 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप से क्लियर की गई, समाप्त की गई। ठीक है, इसका मॉडल वही मिला, योजना आयोग का प्रारूप जो मिला वही, जो 10वीं, जो 11वीं, जो 12वीं, वही मिला। ठीक है, इसको हम दोहराएंगे नहीं, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान रखा। मॉडल योजना आयोग के प्रारूप 2012 से 2017 ईस्वी तक चला। ठीक है, उद्देश्य, इसका जो उद्देश्य रखा गया था, यह उद्देश्य था तीव्र, सतत एवं आर्थिक अधिक समावेशी विकास। तीव्र, सतत एवं आर्थिक समावेशी विकास कहते विकास लक्ष्य। इसमें विकास लक्ष्य की अगर बात किया जाए तो 9% रखा गया और बाद में सितंबर संशोधित करने से 8% की गई। ठीक है, साथ ही साथ इसका विकास जो दर रहा, जो विकास दर रहा वो 8.4%, यानी कह सकते हैं कि सफल रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना हर तरह से, हर लहजे से ये सफलता हासिल किया। साथ ही साथ हम साक्षर दर की बात करते हैं तो 100%, 100% लाने का लक्ष्य रखा गया था। 100% साक्षर दर का लक्ष्य रखे गए थे। 100% साक्षर दर होना के एक लक्ष्य रखे गए थे। कहा जाता है कि लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुष में 950 महिला, यानी 11वीं में भी उतना नहीं पूर पाया। आपको पता होगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार देश के लिंग अनुपात 943 के समथिंग आती है, यानी प्रति 1000 पुरुष में। तो इसे उस समय 2017 तक में ये भी कहा गया कि कम से कम 950 प्रति 1000 पुरुष में होना अनिवार्य है, यानी इस पर भी बल देना शुरू कर दिया गया था 9वीं 10वीं पंचवर्षीय योजना से ही, और 12वीं भी से विशेष बल दिया गया। कहते हैं प्रति 1000 बच्चे जो जन्म लेते हैं, माताएं जो जन्म देती है बच्चे को, 1000 अगर माताएं बच्चे को जन्म देती है, जिसमें 25 बच्चे की मृत्यु हो सकती है। यानी पहला में 10वीं में 28 बताएं, 10वीं में 45 बच्चे, 11वीं में 28 बच्चे, और 12वीं में प्रति 1000 जन्म दर माताओं जगह बच्चे को जन्म देती है, जिसमें 25 बच्चे की मृत्यु होने की संभावना है। अब तो 100% कर दी गई है, वर्तमान की बात किया जाए तो। ठीक है, अब कितनी 100% हो चुकी है। साथ ही साथ नेक्स्ट कहते हैं कि सभी ग्रामीण सड़कों को 12मासी सड़कों से मिलाना, यानी 11वीं तो मैंने बताया कि सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पक्की सड़क बना देना। जहां 1000 जनसंख्या है, पहाड़ी क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र 500 पर भी पक्की सड़क। अब वो पक्की सड़क जो बना दिया गया उसको 12मासी सड़कों से मिलाने का लक्ष्य रखा गया। मतलब समझ रहे हैं कि जो सड़क 12 माह चलता हो, ठीक है ना, जो हाईवे हो उसे हम 12मासी सड़क कहते हैं, जहां सालों भर गाड़ियां चलती हो, उन सड़कों से, ग्रामीण सड़कों से ला करके सड़कों को मिलाने का लक्ष्य जो है, यही 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में रखी गई। ठीक है, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 70% टेलीडेंसिटी को बढ़ावा देने का काम किया, यानी 70% टेलीडेंसिटी, जो आपका संचार, आपका मोबाइल का टावर और अन्य क्षेत्रों में, साक्षरता क्षेत्रों में जो संचार का प्रभाव हो, ये 70% बढ़ाने का काम किया गया था। कि किसमें? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, साथ ही साथ कहते हैं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 100% विद्युतीकरण की व्यवस्था। किसमें? 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100%, यानी एक भी गांव ऐसा ना बचा हो जहां विद्युतीकरण ना हो गया हो, यानी प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण की व्यवस्था होना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। हम कह सकते हैं लास्ट कि गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार 5 करोड़ नए अवसर जुटाना। कृषि क्षेत्र में नहीं, गैर कृषि क्षेत्रों में। कृषि क्षेत्र में तो रोजगार है ही, साथ में मनरेगा के तहत रोजगार दी जाती है, लेकिन गैर कृषि क्षेत्रों में 5 करोड़ नए रोजगार जुटाना 5 वर्षों में, यानी प्रत्येक वर्ष
1 करोड़ लोगों को रोजगार। इस स्तर से पूरे देश में गरीबी बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। लेकिन ये लक्ष्य हमारा सफल नहीं माना गया, सफल नहीं रहा, समझिए ना, ये असफल माना गया क्योंकि इतनी रोजगार मिली नहीं। अगर इतनी रोजगार मिली तो आप भी रोजगार हो जाते। आज बैठ करके इस लॉकडाउन में आप क्या बोलते हैं वीडियो देख नहीं पाते, तो यह सफल नहीं रहा। साथ ही साथ देश की जितनी भी नदियां थी सबको शुद्धिकरण यानी प्रदूषण मुक्त करने का भी लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना में ही रखा गया। चाहे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, सभी नदियों को स्वच्छ करने का लक्ष्य रखा गया। वन क्षेत्रों में बढ़ावा मिला गया। तो बहुत सारा क्षेत्र है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैंने दिया आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा बताया। और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप अध्ययन करिएगा तो 12 का 12 पंचवर्षीय योजना आपका अपना हो जाएगा, जो बार बार परेशानी करता है। इस वीडियो को जो भी आप देखिएगा, पहले वीडियो की बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।